नमस्कार दोस्तों, जीपी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं डॉक्टर देव कुमार, पीएचडी इतिहास एक बार, जीआरएफ 4 बार, नेट पास। दोस्तों, यूजीसी नेट हिस्ट्री, ऑल स्टेट सेट हिस्ट्री, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी और टीजीटी का ये प्रैक्टिसर 387 है। तो आइए शुरू करते हैं। व्याख्या सहित आपको बेहतरीन सवाल मिलेंगे, व्याख्या सहित। ठीक है, तो आइए पहला सवाल आपके सामने हाजिर है। पहला सवाल है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रुखमाबाई, ठीक है, रुखमाबाई, आपने नाम शायद नहीं सुना होगा, मुकदमा किस पर केंद्रित था? ठीक है, रुखमाबाई एक महिला का नाम था। ठीक है, दोस्तों आपके सामने कई सारे ऑप्शन, ठीक है, सारे हैं। तो महिलाओं का शिक्षा पाने का अधिकार जो केंद्रित था मुकदमा, सहमति की आयु, एज ऑफ कंसेंट एक्ट, दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन। ठीक है, तो ये जो मुकदमा था 1884 का रुखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था? 3 ऑप्शन आपके सामने हैं। बहुत ही शानदार सवाल है, 30 सेकंड का समय है। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं रुखमाबाई कौन थी। सबसे पहले हम इस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, जन्म की बात करें तो 1864 में जन्म होता है इनका, और मृत्यु की बात करें तो 1955 में, यानी कि ये अंग्रेजों के शासनकाल में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और पिता की बात करें तो जनार्दन पांडुरंग, और माता का नाम जयंतीबाई। ठीक है, जयंतीबाई। महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था, महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में दोस्तों इनका जन्म हुआ था। अब इनके पति का नाम था दादाजी भीकाजी। ठीक है, अब इनका दोस्तों जो विवाह हुआ था, ठीक है, अभी आप समझोगे कि मैं क्या बताने जा रहा हूं। तो ये हुआ था 1875 में, 11 साल की उम्र में। ठीक है, ठीक है, अब सवाल ये बनता है, देखो मैंने इसलिए बताया आपको ताकि आप सवाल की जड़ को समझ सको। ठीक है, तो देखो अब क्योंकि इनके पति का इनके जो पापा हैं उनका देहांत हो गया था। इनकी माताजी उस समय केवल 18 साल की थी। ठीक है, केवल 18 साल की थी। 1 साल बाद इन्होंने शादी कर ली। तो इनकी जो पापा है रुखमाबाई के, उनका मृत्यु हो गई थी। उनकी फिर जल्दी ही 11 साल में शादी कर दी, किसकी? रुखमाबाई की।
किसके साथ में? दादाजी भीकाजी के साथ में है। अब इनके बाद में इनका झगड़ा हो गया आपस में, ठीक है। तब इन्होंने क्या किया, 1884 में अब इन्होंने जब देखा कि भाई इनको न्याय नहीं मिल रहा है, तब इन्होंने खुद अदालतों के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। महारानी विक्टोरिया को इन्होंने लेटर लिखा कि आपके साम्राज्य में महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा है ना, महिलाएं कम उम्र में शादी हो रही हैं, आप भी महिलाएं हैं, बताइए आपके साम्राज्य में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के अधिकारों का हनन हो रहा है, तो आप कुछ कदम उठाइए। कई बार उन्होंने लिखा कि महिलाएं जो है बाल विवाह महिलाओं के साथ में बाल विवाह हो रहा है, सती प्रथा हो रहा है, ठीक है, और विधवा पुनर्विवाह नहीं हो रहा है। तो ऐसे कई कारण थे, और अत्याचार हो रहा है, उनको शिक्षा का अधिकार नहीं है। तो उन्होंने कई कारण ऐसे बताए महारानी विक्टोरिया को। तो 1884 में आकर उन्होंने एक मुकदमा दायर करवाया, FIR करवाई। किसके खिलाफ? अपने पति के खिलाफ, क्योंकि उनमें झगड़ा हो गया था। और देखो अब ये जो मुकदमा था वो किस लिए हुआ, ठीक है, सहमति की आयु, यानी कि उन्होंने कहा कि भाई मेरा जो विवाह है वो 11 साल की उम्र में हो गया, और मैं चाहती हूं कि जब तक लड़की बड़ी ना हो जाए या 15 साल की ना हो जाए तब तक शादी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा, क्योंकि उस समय 15 साल अधिक से अधिक उम्र थी, और उन्होंने बोला कि भाई जो लड़का है उसकी उम्र जो है कम से कम 18 से 20 साल होनी चाहिए। इनके जो पति थे वो इसके खिलाफ थे, क्योंकि इनके जो विचार थे वो बाल गंगाधर तिलक जी के समान थे, विचारों से प्रेरित थे। तो बाल गंगाधर तिलक ने सहमति की आयु एज ऑफ कंसेंट एक्ट का विरोध किया था, क्योंकि इसमें ये 1891 में, ठीक है, जब 14 वर्ष किया गया, 12 वर्ष से 14 वर्ष की उम्र में लड़की की शादी का प्रस्ताव पारित किया गया, तब बाल गंगाधर तिलक ने इनका बड़ा विरोध किया कि भाई ये तो बड़ा गलत है, बाल विवाह होना चाहिए और लड़की की उम्र 12 साल से कम होनी चाहिए, बाल गंगाधर तिलक ने कहा। और इन्होंने कहा कि नहीं, कम से कम 15 होनी चाहिए, ताकि लड़की बड़ी हो सके, सब कुछ जान सके, और वो अपने समाज का, अपने घर का, परिवार का अच्छी तरीके से ख्याल भी रख सके। कम उम्र में काफ़ी समस्याएं आती हैं, इन्होंने ये कहा। तो देखो, सहमति की आयु इस मुकदमे में केंद्रित था, और दूसरा दाम्पत्य, यानी कि जो पति पत्नी हैं उनके जो अधिकार हैं, उनका जो प्रत्यास्थापन है, ट्रांसफर है, ठीक है, तो उनके बारे में भी ये मुकदमा किया गया था। तब फैसला लिया गया कि भाई 15 साल ना करके इसको 14 वर्ष किया जाए, 12 से करके 12 से बढ़ाकर 14 वर्ष कर दिया गया। कब? सहमति की आयु जब लड़की की शादी की एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में आया, तब इनकी बात को इसमें रखा गया। मालाबारी भी थे इसमें, तो उसमें 14 वर्ष रखा गया, जिन्होंने इसका बाल गंगाधर तिलक ने बड़ा विरोध किया। और कहते हैं कि भाई जब शादी होने के बाद में पति पत्नी में झगड़ा हो जाए, तब जब अलग होते हैं या उनमें अनबन रहती है, तो पत्नी कहती है कि भाई मुझे भी जो है भत्ता दो, गुजारा भत्ता दो। तब लगभग 2000 रुपये रुक्माबाई को दिए गए थे, ठीक है, फैसले के रूप में। परंतु जो महिलाओं का शिक्षा पाने का अधिकार है वो इसमें नहीं था, क्योंकि रुक्माबाई का खुद का मैटर था। इसलिए उन्होंने एक तो लड़कियों की शादी की उम्र और महिलाओं के अधिकार के लिए आवाज उठाई थी। बहुत ही बढ़िया सवाल है, आ सकता है एग्जाम में, ठीक है।
और देखो रुखमाबाई जो थी दोस्तों, कहते हैं भारत की प्रथम महिला चिकित्सक थी वो, ठीक है, चिकित्सक। इन्होंने इंग्लैंड में जाकर मेडिकल की पढ़ाई की थी, ठीक है। लोगों ने उनको पैसे दिए तब जाकर, क्योंकि बड़ी जुझारू किस्म की थी ये, बड़ी पढ़ी लिखी योग्य थी ये, ठीक है। दूसरा सवाल, अच्छा, तो इस हिसाब से 2 और 3 यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? बहुत ही बढ़िया सवाल है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में 8 अगस्त 1942 को शुरू होता है और देखो इसके अगले दिन 9 अगस्त 1942 को महाराष्ट्र के मुंबई में एक ग्वालिया टैंक है, वहां पर इसकी विधिवत घोषणा की जाती है कि यहाँ पर आप सभी जो है इकट्ठे होना और हम भारत का झंडा लहराएंगे और यहाँ से फिर आंदोलन को हम शुरू करेंगे। अब होता क्या है, 8 अगस्त की रात को ही जब सरकार ने देखा कि भाई उन्होंने घोषणा कर दी है और कल को लोग जुट रहे हैं, तो 8 अगस्त की रात को ही सरकार ने कांग्रेस के सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, ठीक है, जिनमें महात्मा गांधी भी थे, जवाहरलाल नेहरू भी थे, ठीक है, सारे को गिरफ्तार कर लिया, सबको। अब होता क्या है, फिर भी अगले दिन 9 अगस्त 1942 को इसमें जयप्रकाश नारायण जुड़ते हैं, ठीक है, और भीकाजी कामा जुड़ती हैं, अरुणा आसफ अली जुड़ती हैं, ऊषा मेहता जुड़ती हैं, ठीक है, राम मनोहर लोहिया जुड़ते हैं और बहुत सारे लोगों ने मिलकर ग्वालिया टैंक मैदान में एक झंडा लहरा दिया, तिरंगा, ठीक है, वहां से शुरुआत कर दी लोगों ने। अब अगर हम बात करें कि भाई इसका उद्देश्य क्या था, तो देखो 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, ठीक है, और जब धीरे धीरे ब्रिटेन जो मित्र राष्ट्र थे उनकी हार हो रही थी, ठीक है, शुरुआत में उनकी हार हुई परंतु परिणाम में वो जीत गए, तो धीरे धीरे उनकी हार हो रही थी। तो देखो अब भारतीयों ने देखा कि सिंगापुर से सुभाष चंद्र बोस जो है अपनी सेना लेकर आ रहे हैं और इधर इंग्लैंड हारता जा रहा है, तो भारत के लोगों ने कहा, क्योंकि जब भारत के लोगों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के लिए क्रिप्स मिशन आया कि भाई आप शामिल हो जाओ, अगर हम जीत जाएंगे तो आपको हम डोमिनियन स्टेट की संज्ञा देंगे, ठीक है, डोमिनियन स्टेट अधिराज्य, यानी कि आप मतलब नाम हमारा रहेगा, आपकी सरकार चलेगी। परंतु लोगों ने इसको नहीं माना, उन्होंने कहा कि अब तो भाई आर्या पार हो गया, ठीक है। इसलिए जब गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए तो उन्होंने कहा भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए, ठीक है, अब करो या मरो, कर दो, ठीक है, सब कुछ कर दो। तो लोगों ने जो है सरकारी दफ्तरों को जला दिया, लोगों ने जो है असहयोग भी किया, ठीक है, यानी कि सरकारी स्कूलों में जाना बंद कर दिया, दफ्तरों में जाना बंद कर दिया, ठीक है। लोगों ने भीषण यानी कि स्वस्फूर्त, एक नोट डाउन करना, ये जो आंदोलन था ये स्वस्फूर्त था, यानी कि किसी ने नेतृत्व नहीं किया था, क्योंकि नेतृत्वकर्ता गिरफ्तार कर लिए गए थे। तो देखो अब
देखना है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में कौन से कथन सत्य है। पहला, यह आंदोलन श्रमिक वर्ग को सामान्य तौर पर आकर्षित नहीं कर सका। दूसरा, यह आंदोलन भारत अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल ठीक है। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था। देखो ये तो ठीक है दोस्तों, परंतु गांधी जी को तो इन्होंने 8 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया था। अगर बात करें कि भाई गांधी जी के बाद में किसने नेतृत्व किया, तो किसी ने नहीं किया। स्वयं स्फूर्त था ये। क्या था ये? स्वयं स्फूर्त, यानी कि किसी ने भी नहीं किया। वैसे ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यह एक सहज आंदोलन था। बिल्कुल ठीक है। अब देखो, यह आंदोलन श्रमिक वर्ग को, ठीक है, श्रमिक वर्ग को सामान्य तौर पर आकर्षित नहीं कर सका, जबकि ये गलत है दोस्तों, क्योंकि इसमें मजदूर लोग भी शामिल हुए थे। क्योंकि इसमें भारत में जो स्थापित है ब्रिटिश साम्राज्य, उसको उखाड़ फेंकने के लिए लोगों ने आह्वान किया था, लोगों ने विद्रोह कर दिया था, आर्या पार करने के मूड में थे। क्योंकि उन्होंने कहा, गांधी जी ने कहा था कि भाई स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अब करो या मर दो, डू या डाई कर दो, ठीक है, क्योंकि इनको हमें भगाना है। क्योंकि अब इनकी द्वितीय विश्व युद्ध में हार हो रही है। अब ये बहुत सुनहरा मौका है इनको भगाने का यहाँ से, क्योंकि इनका ध्यान द्वितीय विश्व युद्ध की तरफ है। अभी हार रहे हैं, उधर सुभाष चंद्र बोस भी अपनी सेना लेकर आ रहे हैं। तो भाई ऐसा करो, बहुत सुनहरा मौका है। क्योंकि देखो 1895 में इथोपिया ने इटली को हराया, 1905 में जापान ने रूस को हराया, तो हम भी हरा सकते हैं इनको, भगा दो इनको सालों को। तो इन्होंने जो है, बहुत खतरनाक आंदोलन था ये। तो ये जो कह रहा है कि यह आंदोलन श्रमिक वर्ग को सामान्य तौर पर आकर्षित नहीं कर पाया, दोस्तों ये गलत है, क्योंकि सभी लोग इसमें शामिल हुए थे, ठीक है, ना जाति ना धर्म देख कर शामिल हुए थे, सब शामिल हुए थे। क्वेश्चन नंबर 3 पर देखते हैं। गलत कथन का चयन कीजिए, ठीक है, गलत कथन का चयन कीजिए। देखो बहुत ही बढ़िया सवाल है। प्लासी का युद्ध की बात करें तो 1757 में हुआ, ठीक है। बक्सर की बात करें तो 1764 में हुआ। 1764 के बक्सर के युद्ध को समाप्त करने के लिए 2 संधि हुई, ठीक है। पहली संधि के अनुसार क्लाइव प्लस शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, ये हुई थी 12 अगस्त 1765 में, इलाहाबाद संधि, ठीक है। दूसरी संधि के तहत क्लाइव प्लस अवध का नवाब सुजाउद्दौला, ये हुई थी 16 अगस्त 1765 में। 2 संधि हुई थी। अब पहले देखते हैं प्रथम इलाहाबाद की संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और क्लाइव के साथ हुई थी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। ये हुई थी 12 अगस्त
1765 में। इसको क्या क्या मिला दोस्तों, देखो इसने कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा दीवानी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दे दी। ठीक है, अब इसके बदले में कंपनी ने सम्राट को क्या क्या दिया, सम्राट को कहा कि भाई तुमको जो है 53 लाख निजामत के लिए दिया, निजामत यानी कि प्रशासन चलाने के लिए दिया, और 26 लाख दिया पेंशन के लिए, क्योंकि ये पेंशनर पेंशन के दिया। ठीक है, पेंशन बन गया था पहला। ठीक है, दूसरा, इस संधि पत्र में हस्ताक्षर शाह आलम द्वितीय, बंगाल नवाब नजीमुद्दौला एवं क्लाइव के थे। बिल्कुल ठीक है जी, में कोई डाउट नहीं है। ठीक है, देखो इस संधि में हस्ताक्षर जो हुए थे वो शाह आलम द्वितीय के हुए थे। ठीक है, और बंगाल नवाब नजीमुद्दौला के हुए थे, क्योंकि सिराजुद्दौला का बेटा था, सॉरी मीर जाफर का, और क्लाइव के थे। ठीक है, दूसरा। ठीक है, तीसरा, इलाहाबाद की द्वितीय संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच हुआ था। बिल्कुल ठीक है, ये 16 अगस्त 1765 में हुआ था। ठीक है, अब इसको क्या हुआ दोस्तों, इसको नवाब को इलाहाबाद प्लस कड़ा के प्रदेश मुगल सम्राट को देने पड़े, मुगल सम्राट को देने पड़े। ठीक है, अवध बफर स्टेट बना दिया गया, बफर स्टेट बना दिया गया। ठीक है, तीसरा। ठीक है, चौथा, इस संधि पत्र में हस्ताक्षर शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और क्लाइव के मध्य। ये गलत है, क्योंकि देखो दूसरी जो संधि हुई थी उसमें केवल और केवल अवध के नवाब शुजाउद्दौला और क्लाइव की मध्य हुई थी। ठीक है, इसलिए जो डी ऑप्शन है वो गलत है और बाकी सब ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। भारत में उग्रवाद की उत्पत्ति के कारण नहीं माने जा सकते हैं। उग्रवाद मतलब होता है दोस्तों क्रांतिकारी, क्रांतिकारी कार्य अंग्रेजों के खिलाफ, भारतीयों के खिलाफ नहीं, अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, इसको आतंकवाद करना सही गलत है। ठीक है, तो भारत में उग्रवाद की उत्पत्ति के क्या कारण थे? देखो उग्रवाद की उत्पत्ति के हम अगर कारणों की बात करें तो 1857 की क्रांति के बाद ही लोगों में एक चेतना का विकास हुआ। ठीक है, वो चेतना थी कि भाई ये विदेशी लोगों ने हम पर अधिकार कर रखा है हमारे देश पर। ठीक है, इससे छुटकारा मिलना चाहिए। और दूसरा ये था कि इन्होंने हमारे देश को, इनके जो इतिहासकार थे, ब्रिटिश इतिहासकार, जो समाजवादी इतिहासकार थे, इन्होंने हमारे देश के लोगों को, समाज को कहा कि भाई ये तो सपेरे हैं, लुटेरे हैं। ठीक है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, ये जो है बर्बर जाति के लोग हैं, इन पर
राज्य करना अच्छी बात है, इनको हम सभ्य बना रहे हैं। ठीक है, तो लोगों ने कहा कि यार हम तो ऐसे कैसे हो सकता है, हमारा इतिहास इतना पुराना है, ये लोग अभी आए हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग थे, तो लोगों ने देखो इनके खिलाफ क्रांतिकारी कदम उठाने शुरू कर दिए। ठीक है, और देखा जाए तो 1905 के बंगाल विभाजन तक आते आते उन्हें इतना कुछ कर दिया था कि लोगों में इनके खिलाफ नफरत भर गई, और लोग चाहते थे कि किसी भी तरीके से अंग्रेजों को भगाया जाए, इनसे छुटकारा मिल सके। ठीक है, तो अब देखो, अब जो इथोपिया था, इथोपिया एक छोटा सा राज्य है, इथोपिया ने इटली को हराया 1895 में। जापान ने रूस को हराया, ठीक है, 1905 में। और देखो अब देश में जो भी अकाल वगैरह पड़ते थे, अकाल पड़ रहा है दोस्तों, भयंकर अकाल पड़ रहे हैं, प्लेग की बीमारी फैल रही है। सरकार को करना था कि भाई लोगों की सहायता करनी चाहिए थी, परंतु इसकी विपरीत कार्य किया। लोगों ने नफरत की आग, चिंगारी भड़क गई कि यार ये हमारे देश के नहीं है, ये हमारे लिए नहीं बनाए हैं, मतलब ये जो हमारे फायदे का कोई भी काम नहीं करते, ये केवल हमें लूटते हैं, ये हमारे खिलाफ कार्य करते हैं, ये हमको केवल मारना चाहते हैं, ये हमारी सभ्यता को नाश कर देंगे। इसलिए लोगों में भयंकर गुस्सा आ गया, लोग इनसे छुटकारा चाहते थे। अब भाई अब इन्होंने क्या क्या धीरे धीरे दोस्तों हमारे देश के संसाधनों को नाश कर दिया, हमारे सभ्यता को नाश कर दिया, धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप कर दिया इन्होंने, राजनीति में कर दिया, ठीक है, सामाजिक में कर दिया। लोग त्राही कर रहे थे, लोग इनसे छुटकारा पाने की हर संभव प्रयास कर रहे थे दोस्तों। ठीक है, प्लेग फैल गया। लोगों ने दोस्तों सोचा कि भाई अब सरकार थोड़ा सा रहमत करेगी, दया करेगी, परंतु इनके लोगों ने घर में घुस कर लोगों को बाहर निकाला और महिलाओं के साथ अत्याचार किया, बलात्कार किया। लोग बड़े परेशान हो गए, भाई यार क्या होगा बताओ। अकाल पड़ गया, लोगों ने सोचा कि भाई सरकार जो है लगान कम कर देगी, ठीक है, और राहत सामग्री देगी, परंतु लगान बढ़ा दिया गया, उल्टा कर दिया गया। लोग बहुत परेशान हो गए, लोगों ने खेती छोड़ दी, और जो लगान नहीं चुका पाए वो भाग गए, उनके जो बच्चे गुलाम बना लिए गए। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आने से लोगों में ज्ञान का बड़े रूप में प्रसारित होना। क्या ये उग्रवाद की उत्पत्ति कारण थे? दूसरा 1892 का भारतीय काउंसिल अधिनियम, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखो 1892 का जो काउंसिल अधिनियम आया उसमें मताधिकार का नियम, मताधिकार यानी कि जो परिषद थी, केंद्रीय परिषद, विधान परिषद, उसमें बैठने का तो अधिकार दिया गया, उनमें सवाल पूछने का तो अधिकार दिया गया, वो सीमित, परंतु मत देने की जब बारी आती थी किसी विधेयक के खिलाफ तो उनको वो अधिकार नहीं दिया गया था। इसके खिलाफ उनमें बड़ा रोष हुआ कि भाई हम आपने सदस्यता बना लिए, परंतु हम अपनी बात कैसे कहेंगे, आपके अगर आप गलत कर रहे हैं तो उसको हम अपना वोट देकर ही तो कह सकते हैं गलत है आपका। मताधिकार का अधिकार नहीं मिला, ठीक है। इसमें चुनाव, संसदीय प्रणाली में भारतीयों को हिस्सा दिया गया, ठीक है। तो इसके खिलाफ लोगों ने गुस्सा हुआ कि भाई बताओ ये हिस्सा भी दे रहे हैं परंतु हमें मत देने का अधिकार नहीं दे रहे हैं, केवल सवाल भी पूछ सकते हैं वो भी सीमित रूप में। तो जागरूकता है लोगों में। दूसरा
स्वामी विवेकानंद जी द्वारा शिकागो में दिया गया हिंदू धर्म महानता पर भाषण। ये भी ठीक है, क्योंकि इन्होंने 1893 में अमेरिका के में हिंदू धर्म पर एक भाषण दिया था। बड़ा अच्छा भाषण था वो, ठीक है। तो इससे भी जो है हमारे देश की वाह वाह हुई कि लोग ऐसे, हमने सुना था कि भाई भारत देश बराबर है, वहाँ के लोग कम पढ़े लिखे हैं, जानते नहीं है, परंतु ये जो व्यक्ति है स्वामी विवेकानंद, ये तो बड़ा समझदार व्यक्ति है, बड़ा विद्वान व्यक्ति है, इसने इतने ओजस्वी भाषण दिए इसने तो ये भी ठीक है। इससे लोग जो है प्रेरित हुए, है ना। अगर अब जब देखो, जब प्रेरित हैं तो लोगों ने सोचा कि भाई जब हमारा देश इतना महान है तो ये ब्रिटिश इतिहासकार ये क्यों कह रहे हैं कि भाई हम बर्बर लोग हैं, असभ्य लोग हैं, सपेरे लोग हैं, लुटेरे लोग हैं। तो इनके खिलाफ जो है नफरत फैल गई, चिंगारी फैल गई, ठीक है, फड़फड़ाने लगे वो। चौथा, 1897 का भारी अकाल, बिल्कुल ठीक है। 1897 में दोस्तों एक अकाल पड़ा। मैंने कहा ना कि लोगों को लगा कि भाई सरकार जो है राहत सामग्री देगी, परंतु इसके खिलाफ हो गया, उल्टा हो गया। सरकार ने डबल टैक्स लगा दिया और कठोर कदम अपनाए टैक्स के लिए। लोग बड़ा त्राही त्राही हो गए, लोग परेशान हो गए, भाई क्या करूं क्या नहीं करें यार, बताओ सरकार, मतलब हम पे खाने को पैसे नहीं है। एक अधिकारी कहता है ऊपर के अधिकारी से कि सर लोगों पर घास के अलावा कुछ नहीं है। तो ऊपर वाला अधिकारी क्या कहता है, अरे घास तो बहुत अच्छी चीज है, घास तो बहुत बढ़िया चीज है, इनसे घास कटवाओ, इनके घास बिकवा कर पैसे लो, घास तो बढ़िया चीज है। मतलब घास खाने का इनको खा रहे थे लोग बाग। बंबई में प्लेग फैल गया दोस्तों, बंबई में प्लेग फैल गया और अधिकारियों ने लोगों के घर में घुसकर बहन बेटी के साथ में अत्याचार किया, बलात्कार किया। इतना अत्याचार दोस्तों प्लेग के कारण फैला, लोगों में गुस्सा फैल गया, उग्रवादी आ गई। अंग्रेजों की शासन करने की भारतीयों के साथ देवी नीति का प्रयोग। दोस्तों अंग्रेजों की जो शासन करने की जो भारतीयों के साथ वो कहते थे कि भारतीय लोग असभ्य हैं, बर्बर हैं, उन पर हम हमारा जो शासन कर रहे हैं वो एक दैवीय है, भगवान ने हमें एक देवता के रूप में भेजा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ के लोग असभ्य हैं, हम उनको सभ्य बनाने के लिए आए हैं, हमको सरकार को पूरी दुनिया को सभ्य बनाना है। इसलिए लोग भड़क गए, यार ये क्या व्यवस्था है, बताओ क्या सरकार भगवान ने हमको ऐसे भेजा है। उनका ये झूठ मूठ कपोल वाली भाषा बात करते हैं, इनको यहाँ से भगाना चाहिए, लोगों को जागरूकता फैलाई लोगों ने, ठीक है। तो ऐप भी ठीक है। जो गलत है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए गलत है, क्योंकि देखो भारत में उग्रवाद की जो उत्पत्ति के कारण है वो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आने से लोगों को ज्ञान के बड़े रूप में प्रसारित होना ये नहीं था, और बाकी सब ठीक है, ठीक है। और देखो अगर बात करें 1904 में थॉमस रैले इसके अध्यक्ष थे, अध्यक्षता में, ठीक है। बहुत ही बढ़िया सवाल दोस्तों बता लेके आया हूं मैं आज। क्वेश्चन नंबर 5, असत्य कथन का चयन कीजिए।
तो फ्रेंड देखो, चंद्रशेखर आजाद जी के बचपन का नाम चंद्रशेखर तिवारी था। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इनके पिता का नाम, ठीक है, इनके पिता का नाम था दोस्तों सीताराम तिवारी। ठीक है, सीताराम तिवारी। माता का नाम जगराम देवी। जन्म की बात करें तो 23 जुलाई 1906 में, और मृत्यु की बात करें तो 27 फरवरी 1931। स्थान अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद। अब प्रयागराज है। ठीक है, देखो उनके पिताजी का नाम सीताराम तिवारी था, तो उनके बचपन का नाम क्या होगा दोस्तों? चंद्रशेखर तिवारी। बिल्कुल ठीक है। दूसरा, HSRA के पैम्पलेट में हस्ताक्षर बलराम नाम से किया करते थे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। HSRA का मतलब क्या है? HSRA यानी कि देखो, जब इन्होंने देखा कि हमारा देश गुलामी में ग्रसित है, अंग्रेजों ने हम पर शासन कर रखा है, तो इन्होंने सबसे पहले 13 साल की उम्र में असहयोग आंदोलन में भाग लिया। ठीक है, 13 साल की उम्र में असहयोग आंदोलन में भाग लिया। जब ये पकड़े गए तो इन पर कोड़े मारे गए, इन पर कोड़े मारे गए, इनको नंगा किया गया, कोड़े मारे गए। तब इन्होंने कहा कि भारत माता की जय, भारत माता की जय। दोस्तों, जब मैंने इनको पढ़ा, बड़ा मुझे अफसोस हुआ कि यार बताओ, ऐसे लोग थे ये। मुझे खुशी भी हुई कि चलो ऐसे क्रांतिकारी लोग पैदा हुए हमारे देश में। कि देखो, कहते हैं जवाहरलाल नेहरू कह रहे थे, कहते हैं कि भाई एक ऐसा बच्चा 13-14 साल का था जो पिट रहा है, कोड़े खा रहा है, और खाते खाते बोला है भारत माता की जय, भारत माता की जय। और दोस्तों, उस पर कोड़े तब तक बरसाए गए जब तक चंद्रशेखर आजाद जी बेहोश नहीं हो गए हों। मतलब इतना देश प्रेम था, इतने अंग्रेजों के खिलाफ नफरत थी, राष्ट्र प्रेमी थे ये। तो इन्होंने दोस्तों क्या किया, अब ये जब छोड़ दिए गए क्योंकि बच्चे थे, तब इन्होंने HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है, HRA का मतलब है
हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, एसोसिएशन, ठीक है। अब इसमें अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी भी थे, ठीक है। अब जब इनकी मृत्यु हुई तो 1928 में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में इन्होंने कहा कि जो भी दल वगैरह हैं, जो भी भारत में दल हैं, सबको एक कर दो, और इन्होंने सबको एक कर दिया, एक दल बनाया HSRA, क्योंकि जो एस है इसमें वो है सोशलिस्ट। तो अब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ये बनाया, ठीक है। और इसमें अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने की, क्रांतिकारी घटना करने की कस्में खाई गई। इनको कहा कि भाई जो अंग्रेज हैं वो बड़ा अत्याचार कर रहे हैं, इनके खिलाफ हल्ला बोलना चाहिए, क्रांतिकारी घटना करना चाहिए, जैसा भी हो ऐसा प्रहार करो उन पर, इनके अधिकारियों को मारो, ठीक है। तो अब भगत सिंह जी से पहले इनकी मौत हो गई थी, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखो भगत सिंह की जो मृत्यु हुई थी वो 31 मार्च 1931 को फांसी हुई थी, और चंद्रशेखर की मृत्यु 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क में हुई थी, क्योंकि वहाँ पर ये गुप्त सभा कर रहे थे। तो अधिकारी को पता लग गया कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो आज अल्फ्रेड पार्क में मीटिंग कर रहे हैं। तब वहाँ पर इनको जो है घेर लिया गया और कई पुलिस वाले मारे गए, अधिकारी घायल हुए, इनके साथी भी मारे गए। अब जब इनकी पिस्तौल में आखिरी गोली बची दोस्तों, बड़ा भयंकर वो समय होगा। जब आखिरी गोली बची तो उन्होंने कहा कि मरते दम तक मैं तुम पे नहीं मरूंगा। उन्होंने आखिरी गोली से अपने आप को मार दिया। और दोस्तों कहते हैं कि भाई जब वो मर गए, ठीक है, अधिकारी ने देखा कि मर गए, छोड़कर चले गए, लोगों को पता लगा, लोग भयंकर गुस्से में आ गए, वहाँ पहुँचे और देखा कि जिस पेड़ के नीचे वो मरे पड़े हैं तो उस जमीन की मिट्टी लेकर लोगों ने उनके सम्मान के लिए अपने घरों में रखा था। कहते हैं भाई बहुत लोग रो रहे थे, बिलबिला रहे थे कि यार इतना क्रांतिकारी लोग बच्चा मारा गया बहुत। क्योंकि अंग्रेजों ने दोस्तों इनको पकड़ने के लिए 700 लोगों की एक टोली बना रखी थी, 700 लोगों की, कि इनको किसी भी तरीके से पकड़ा जाए, परंतु ये हाथ नहीं आए। क्योंकि देखो इन्होंने काकोरी कांड में भी हिस्सा लिया, पर ये सब पकड़े गए, ये फरार हो गए, ठीक है। काकोरी कांड जो था अब 8 अगस्त 1925 में हुआ था, ठीक है। इसमें राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां, ठीक है, अशफाक बिस्मिल्लाह खां सब मारे गए और ये जो है भाग गए। अब डी देखते हैं। 15 साल की उम्र में अंग्रेजों ने पकड़कर कोड़े मारे थे। इस घटना से अपना उपनाम आजाद रखते, बिल्कुल ठीक है। 15 नहीं 14 मान लीजिए, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इनका उल्लेख जो है जवाहरलाल नेहरू ने भी किया है। आजाद पार्क में चंद्रशेखर आजाद जी के साथ सुखदेव राज भी थे। उन्होंने 3 पुलिस वालों अधिकारियों की हत्या की थी, तो ये भी ठीक है। अल्फ्रेड पार्क को जो है अब आजाद पार्क भी बोलते हैं, ठीक है, और इसका मतलब सभी ठीक है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि देखो आजाद, चंद्रशेखर आजाद जो है सुखदेव राज के साथ में वार्तालाप कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे, तभी जो है अधिकारी आ गए थे, तब उनके खिलाफ मुठभेड़ हुई थी और मुठभेड़ में ये सब मारे गए और अधिकारी भी मारे गए, पुलिस वाले भी मारे गए और चंद्रशेखर आजाद बच गए।
उन्होंने देखा कि भाई अब मेरा बचना मुश्किल है, जो अधिकारी लोग हैं, जो पुलिस वाले लोग हैं, वो मेरी तरफ आ रहे हैं। उन्होंने आखिरी गोली से अपने आप को उड़ा लिया, शहीद हो गए। तो बहुत ही बढ़िया दोस्तों सवाल है, ठीक है। और देखो अगर हम बात करें और देखो जो पैम्पलेट था उसका नाम था द रिव्यूलेशन, रिव्यूलेशन, ठीक है। इन्होंने काकोरी कांड में हिस्सा लिया, सैंडर्स को मारने में इनका हाथ था, ठीक है। और जब दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका गया, तब इनकी ही जो है विचारधारा थी कि आप वहां जाओ, और वहां पर इन्होंने भगत सिंह को और सुखदेव को भेजा था, क्योंकि उस समय जो अंग्रेज सरकार थी वो किसी की सुन नहीं रही थी, ठीक है। इसलिए इन्होंने खाली स्थान में बम फेंका ताकि किसी कोई हताहत ना हो। उन्होंने कहा कि बहरों को सुनाने के लिए बम की जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय उदारवादी थे? देखो दोस्तों, साइमन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए, ठीक है। प्रथम 1930 में, सेकंड 1931 में और थर्ड 1932 में, ठीक है। देखो अगर हम बात करें गोलमेज सम्मेलन क्यों करवाए गए, देखो 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया, जो अधिनियम आया, उसकी समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई कि भाई कहाँ तक पहुँचा है वो। लोगों ने साइमन कमीशन का विरोध किया, साइमन गो बैक के नारे लगाए, पूरे देश में इसका विरोध किया गया, ठीक है। तब इन्होंने कहा, जब ये पहुँचे 1930 में, इन्होंने कहा कि भाई भारत के लोग अब बहुत उत्तेजित हो चुके हैं, हमारे खिलाफ हो चुके हैं, अब हमें भारतीयों को स्वयं शासन देना पड़ेगा, ठीक है। अब लोगों को सम्मान देना पड़ेगा, ठीक है। अब नमक यात्रा जब इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, तब उनको लगा कि भाई अब देश के लोग, भारतीय लोग एक हो रहे हैं, अब ये झंडा बुलंद कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, अब हमारा जो राज्य है, ब्रिटिश राज है, वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा, हमें अगर लंबा चलाना है शासन तो भारतीयों को सम्मान देना पड़ेगा, स्वयं शासन देना पड़ेगा, इनको अधिकार देने पड़ेंगे। तब ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम ने, ठीक है, ब्रिटिश सम्राट जेम्स
प्रथम ने आज्ञा दे दी कि ठीक है भाई, तुम अब जो है गोलमेज सम्मेलन कर लो। तो अध्यक्षता किसने की? प्रथम की अध्यक्षता रैमजे मैकडोनाल्ड, ये प्रधानमंत्री था उस समय। ठीक है, और ये जो शुरू हुआ था वो 27 नवंबर, प्रथम शुरू हुआ 27 नवंबर 1930 को, और जनवरी 1931 में ये खत्म हुआ। ठीक है, अब इसमें भारत के लोगों को आमंत्रित किया गया, जिसमें अगर हम बात करें अनुसूचित जाति, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, हिंदू महासभा से, M.R. जयकर, ठीक है, M.R. जयकर, इसके अलावा B.S. मुंजे, ठीक है, उदारवादी की तरफ से दोस्तों, उदारवादी, तेज बहादुर सप्रू, इसके अलावा B.S. श्रीनिवास शास्त्री, और इसके अलावा सी बाई चिंतामणि, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें मुस्लिम लीग की तरफ से, तो मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, फजलुल हक, आगा खां, ठीक है, महमूद अली, ये जो दोस्तों इसमें शामिल थे। ठीक है, ये शामिल हुए थे। और अगर हम बात करें सिखों की ओर से, तो सिखों की ओर से सरदार उज्जवल सिंह शामिल हुए थे। ठीक है, तो अब बताइए, तो भारतीय उदारवादी कौन थे? उदारवादी तेज बहादुर सप्रू भी थे, B.S. श्रीनिवास शास्त्री भी थे, सी बाई चिंतामणि भी थे, और जो M.R. जयकर थे वो हिंदू महासभा के थे। हिंदू महासभा, कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं गया था। तो इसमें 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कथन ए कहता है 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। कारण, साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। दोस्तों, गठन हुआ उसका 1927 में, भारत आगमन हुआ इसका 1928 में। इसकी रिपोर्ट जो आई
1930 में आई। देखो, विरोध किस बात पर था? जिस कमेटी को भारत का भविष्य तय करना हो, जिस कमेटी को ये देखना हो कि भारत में चल क्या रहा है, ठीक है, भारत के सामाजिक क्षेत्र में क्या चल रहा है, आर्थिक क्षेत्र में क्या चल रहा है, ठीक है, धार्मिक में क्या चल रहा है, और लोग कितने जागरूक हो रहे हैं, राजनीति क्या है, उसका भविष्य क्या होगा, जमीनी हकीकत क्या है, उसको तय करने के लिए एक कमीशन बनाया गया जिसका नाम था साइमन कमीशन। भारतीय को दोस्तों सबसे बुरा बात ये लगी कि जिस कमेटी को भारत का भविष्य तय करना हो उसमें एक भी भारतीय ना हो, तो ये कैसे संभव है? तो इसीलिए दोस्तों 1928 में जब लाहौर में यह कमीशन पहुंचा तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में, ठीक है, के नेतृत्व में लोगों ने विरोध किया और 30 अक्टूबर 1900 वो दिन था, ठीक है, जब इन पर लाठी भाजी गई और एक और देखो जनरल सैंडर्स, क्योंकि जब लाहौर में भारी भीड़ थी, भारी भीड़ जब इसका विरोध कर रही थी तो सैंडर्स ने कहा कि लाठीचार्ज कर दो। लाठीचार्ज कर दिया, लोगों के सिर फूट गए, बड़ा अत्याचार किया गया। तो एक अफसर था स्कॉट, स्कॉट नाम का अधिकारी, स्कॉट ने लाला जी पर लाठियों के भयंकर प्रहार कर दिए, लाठियों से प्रहार कर दिया, जिससे वो गहरी चोट लगी उनको। और 17 दिन बाद 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने कहा कि मेरी शरीर पर लगी एक एक छड़ी ब्रिटिश साम्राज्य के अंत में आखिरी कील साबित होगी। ऐसा ही हुआ दोस्तों। इसका बदला लेने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद ने और भगत सिंह ने, सुखदेव ने जो है सैंडर्स को मारा था, ठीक है, सैंडर्स को मारा था स्कॉट के बदले में। तो पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, जिस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना की क्योंकि रेलवे है पहला प्लेग जीवाणु का वाहक, बार बार पड़ने वाले अकालों का साधन, समाज में वर्गभेद बढ़ाने के लिए उत्तरदायी, दुर्घटना का वाहक। फ्रेंड्स 1909 में गांधी जी इंग्लैंड से अफ्रीका जा रहे थे,
तब पानी के जहाज पर हिंद स्वराज गुजराती में 30,000 शब्दों में लिखी, ठीक है। एक छोटी सी पुस्तिका थी। उन्होंने लिखा कि बंगाल विभाजन कैसा हुआ, कांग्रेस उसके कार्यकर्ता कैसे हैं, ठीक है, स्वराज क्या है, अशांति और संतोष क्या है, ठीक है, हिंदुस्तान की दशा कैसी है, रेलवे के बारे में लिखा, शिक्षा के बारे में लिखा, ठीक है, गोला बारूद के बारे में लिखा, मशीनों के बारे में लिखा, ठीक है, मशीनों रेलवे के बारे में लिखा, छुटकारा कैसे मिल सकता है अंग्रेजों से, ये लिखा, ठीक है, शिक्षा और संप्रदाय सत्याग्रह, ठीक है, हड़ताल वगैरह के बारे में लिखा, इटली और हिंदुस्तान के बारे में लिखा, और प्लेग यानी कि जो रेलवे है उसको मशीनों है, जो मशीन है आधुनिक मशीन, उसमें उन्होंने लिखा कि जो प्लेग है, जो रेलवे है वो प्लेग का वाहक है, यानी कि महामारी का वाहक है। उन्होंने कहा कि जो रेलवे है उससे प्लेग फैल रहा है। दूसरा उन्होंने कहा जो रेलवे है उसकी वजह से बार बार पड़ने वाले अकाल है का साधन है ये, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा कि जो रेलवे है वो समाज में वर्गभेद बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है, जबकि दुर्घटना में का बाहर नहीं था, क्योंकि दुर्घटना उस समय कम होते थे, क्योंकि कम रेलवे थी। क्योंकि वो कहता है कि भाई इसमें लोग बैठते हैं तो क्या होता है, प्लेग वगैरह फैलता है ना, और समाज में वर्गभेद बढ़ रहा है, उससे लोग एक जगह बैठ रहे हैं, ठीक है, जीवाणु फैल रहा है, अकाल बढ़ रहा है। तो इसमें तो चौथा ऑप्शन वो नहीं है और बाकी सब ठीक है। तो इसका 1, 2 और 3 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ठीक है। और सरकार ने 1910 में जब प्रकाशित हुई, 1910 में प्रकाशित, तो सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। इसको जो है अंग्रेजी में छपाया गया 1936 में। 1936 में प्रतिबंध हटा इस पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी? पहला है पीजेंट्स एंड वर्क्स पार्टी ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। तो कौन कौन सी स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी? तो फ्रेंड देखो, पीजेंट्स ऑफ वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 13 जून
1948 में की थी। और स्थापित हुआ था वो नाना पाटिल, ठीक है। इसके अलावा केशवराव जेधे, है ना। इसके अलावा शंकरराव मोरे, ठीक है, शंकरराव मोरे। और इनके अलावा रावत, ठीक है, भूसा साहब रावत थे। इसमें 10,000 सदस्य जुड़े, 10,000 सदस्य थे इसमें। अगर हम बात करें ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इसको SCF भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी 1942 में। इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की स्थापना ये भी 1936 में की थी इन्होंने, 15 अगस्त 1936 में, 15 अगस्त 1936। विधानसभा में 17 में से 14 सीट जीती इसने, ठीक है। और उन्होंने RPI की स्थापना करी, RPI की स्थापना 1956 में, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने जनता पत्रिका निकाली, ठीक है, जातियों का विनाश पत्रिका निकाली, जातियों का विनाश, ठीक है। तो उसमें दूसरा ठीक है और तीसरा ठीक है, पहला गलत है, तो दूसरा तीसरा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। राजा राममोहन राय के बारे में क्या सही नहीं है? राजा राममोहन राय के बारे में फ्रेंड देखो, राजा राममोहन राय, ठीक है, इनके अगर हम जन्म की बात करें तो 22 मई 1772, मृत्यु 27 दिसंबर 1803, स्थान विंस्टन चर्चिल, इंग्लैंड, लंदन, ठीक है। पिता और माता
ठीक है। पिता और माता का दोस्तों नाम अगर बात करें, ठीक है, तो पिता का नाम था रमाकांत और माता का नाम था तारिणी देवी। तारिणी देवी। जन्म स्थान बंगाल। दोस्तों इनको भारतीय सभ्यता के अग्रदूत बोलते हैं, ठीक है, भारतीय पुनर्जागरण के दूत, अग्रदूत बोलते हैं इनको। आधुनिक भारत का जनक, आधुनिक भारत का जनक भी बोलते हैं, ठीक है। ब्रह्मा समाज की स्थापना की इन्होंने, ब्राह्मणिकल मैगनीज की स्थापना की, बंग दूत की स्थापना की। इसके अलावा इन्होंने संवाद कौमुदी निकाला, ठीक है, संवाद कौमुदी अखबार, मिरातुल अखबार निकाला। पत्रिका ब्रह्मानिकल मैगजीन, संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी, ठीक है, मिरातुल अखबार, बंगदूत, ठीक है। 1810 से 1814 उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्य किया। उसके बाद में समाज सेवा के लिए चले गए। तो सबसे पहले ब्रह्मा सिद्धांत, ब्रह्मा सिद्धांत दोस्तों ने निकाला, ठीक है। तब इन्होंने देखो इन्होंने शिक्षा के लिए कार्य किया, सती प्रथा के लिए कार्य किया, बाल विवाह के लिए कार्य किया, जातिवाद के लिए कार्य किया है, जातिवाद और शिक्षा, सती प्रथा, बाल विवाह, जाति विवाह, जाति व्यवस्था और विधवा पुनर्विवाह के बारे में कार्य किया। कर्मकांड, पर्दा प्रथा के लिए काम किया, ठीक है। अब देखते हैं सवाल, राजा राममोहन राय के बारे में क्या सही नहीं है। इन्होंने पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास नहीं किया, लेकिन आत्मा की अमरता में विश्वास किया था। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखो इन्होंने पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास नहीं किया क्योंकि कर्मकांड को नहीं मानते थे, लेकिन आत्मा की अमरता में विश्वास किया था। दूसरा, राय ने राष्ट्र संघ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना भी अपने सब में की थी। बिल्कुल ठीक है, उन्होंने कहा कि पूरे जो देश हैं दुनिया में सबका एक संघ बनना चाहिए। पुरोहित वर्ग को भी स्वीकार नहीं किया। इन्होंने कहा कि जो पुरोहित वर्ग है, जो ब्राह्मणवाद है, उसको मैं नकारता हूं। चौथा, भारत की तुरंत स्वतंत्रता न चाहकर प्रशासन में भारतीयों की हिस्सेदारी चाहते थे। बिल्कुल ठीक है, उन्होंने कहा कि अभी समय नहीं है कि स्वतंत्रता दे दी जाए, क्योंकि यहाँ लोग कर्मकांडी हैं, जातिवादी हैं, अभी यहाँ जो है पूरा राज नहीं लाया जा सकता। और चौथा, ब्रह्मा समाज में प्रत्येक रविवार को चर्चा होती थी दोस्तों, ठीक है। तो रविवार को नहीं,
शनिवार को चर्चा होती थी, इसलिए ई गलत है और बाकी सब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में गलत कथन की पहचान करिए। तो फिर पहले देखते हैं, मिदनापुर के अनुशीलन समिति की स्थापना से ज्ञानेंद्र नाथ बसु संबंधित थे। ठीक है, तो पहला ठीक है। देखो, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1902 में, बंगाल में। ठीक है, क्योंकि बंगाल उस समय राष्ट्रीयता का केंद्र था। ज्ञानेंद्र नाथ बसु संबंधित, बिल्कुल ठीक है। बीडी साहबा के भी थे, ठीक है। दूसरा, कोलकाता की अनुशीलन समिति से पी मित्रा संबंधित थे, बिल्कुल ठीक है। सैयद अहमद खान ने अंजुमन ए मोहिशबान ए वतन नामक समिति का गठन किया था, ये गलत है। तो अभिनव भारत की स्थापना से साधन संबंधित, बिल्कुल ठीक है। और देखो, ये जो संबंधित है ये है 1906 में अजीत सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी गलत है और बाकी सब ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। एनी बेसेंट की पुस्तकें निम्नलिखित में से कौन सी हैं?
तो फ्रेंड देखो, अगर हम बात करें एनी बेसेंट की, जन्म 1 अक्टूबर 1847, मृत्यु 1833 अड़ियार में, मद्रास, ठीक है, यहाँ लंदन, ठीक है। एनी बेसेंट दोस्तों, एनी बेसेंट लेखिका थी, समाज सेविका थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष थी, ठीक है, और ये समाज सुधारक थी, भारतीय से प्रेम करने वाली थी, ठीक है। इन्होंने कुछ ग्रंथ लिखे, हाउस ऑफ इंडिया, कोर्ट फॉर फ्रीडम, बिल्कुल ठीक है। रिलीजियस प्रॉब्लम इन इंडिया, यानी कि इंडिया में जो धार्मिक समस्या है उसके बारे में लिखा। द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, यानी कि उन्होंने कहा कि जो भारतीय राजनीति है उसका फ्यूचर कैसा होगा। द केस ऑफ इंडिया, कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ, 1915, 1914, ठीक है। आत्मकथा भी लिखी उन्होंने, अपनी आत्मकथा, ठीक है। और इन्होंने दोस्तों डेथ एंड आफ्टर, डेथ एंड आफ्टर लिखी, बहुत सारी लिखी, लगभग 40 के करीब लिखी, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर, और देखो इसके अलावा 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। दोस्तों जो इनका थियोसॉफिकल सोसाइटी था, उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म ठीक है, उन्होंने सभी धर्मों के बारे में चर्चा की, ठीक है। उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, उसमें नियम थे, बच्चों को पढ़ाएंगे, और लड़कों की जो उम्र होगी, हमारे बच्चों की जो उम्र होगी, जो सदस्य बनता था उसके लिए नियम थे कि उसकी उम्र 16 साल से कम नहीं होगी, नहीं 20 साल से कम नहीं होगी, उन्होंने कहा कि मैं 20 साल नहीं, 18 साल, 18 साल से कम नहीं करूँगा, और लड़की की उम्र की जो शादी है वो 16 साल से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैं बच्चों को पढ़ाऊँगा, लिखाऊँगा, जातिवाद नहीं करवाऊँगा, ठीक है। इसके अलावा छुआछात नहीं मानूंगा मैं, ठीक है। मैं जन साधारण में शिक्षा का प्रसार करूंगा। ये कुछ नियम थे उनके कि भाई अगर तुम्हें थियोसॉफिकल सोसाइटी का ज्वाइन करना है तो आपको ये मानने पड़ेंगे। भेदभाव मिटाऊंगा, राजनीति हो चाहे सामाजिक हो चाहे धार्मिक हो, ठीक है। इसके अलावा मैं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा, ठीक है। अगला सवाल है 13वां सवाल, बंगाल विभाजन के बाद शोषणकारी सरकार द्वारा लागू किए गए इन नियमों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। राजद्रोही सभा अधिनियम, फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम, माल्य मिंटो सुधार, भारतीय प्रेस अधिनियम। बहुत ही बढ़िया सवाल है, काफी लंबी क्लास हो गई आज।
देखो, राजद्रोह सभा अधिनियम 1917 का रोलेक्ट एक्ट, रोलेक्ट एक्ट, उसका दूसरा नाम था राजद्रोही सभा अधिनियम, जिसके तहत किसी को भी शक के दायरे के अंदर गिरफ्तार किया जा सकता था, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये जो समय है, अंग्रेजों को लग रहा था कि ये जो समय है ये राष्ट्रवाद का चरम है। इसको कम करने के लिए, राष्ट्रवाद को कम करने के लिए ये राजद्रोह या रोलेक्ट एक्ट पास किया गया, ठीक है, ताकि किसी को भी शक के दायरे में होने पर गिरफ्तार किया जा सके। इसमें ना कोई अपील थी, ना कोई दलील थी, ना कोई वकील था, ठीक है, ना सुनवाई थी, केवल 2 साल तक गिरफ्तारी। फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम 1908। देखो, 2 कानून होते हैं, फौजदारी और दीवानी। फौजदारी में किसी को चोट पहुंचाना, जख्म देना किसी को, ठीक है, किसी पर अत्याचार करना। दीवानी में क्या है, कर मामले, रहस्य मामले, ये आते हैं ज्यादातर। पार्लियामेंट सुधार 1909, भारतीय प्रेस अधिनियम 1910, ठीक है। तो इसमें देखो, बी 1908, फिर 1909, सी, फिर डी, फिर 1 2341। दोस्तों, राजद्रोही सभा अधिनियम ये 17 वाला नहीं है, फिर है ये 1908 वाला, ठीक है, ये 1908 वाला है फिर। जो सबसे पहले हुआ था ये, ठीक है, सबसे पहले यही हुआ था, तो सबसे पहले यही हुआ था, ठीक है। फिर हो जाएगा, क्योंकि जब बंगाल में राष्ट्रवाद के खिलाफ लोगों ने बंगाल विभाजन के खिलाफ विद्रोह शुरू किया, तो सबसे पहले राजद्रोह सभा अधिनियम पारित किया गया, ठीक है, पहला। फिर फौजदारी कानून संशोधित अधिनियम पारित किया गया, फिर भारतीय प्रेस अधिनियम बंगाल में, ठीक है।
फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा, ये बन रहा है दोस्तों 1234। फिर इसमें आ जाएगा 3 और 4, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। मार्ले मिंटो सुधार के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए। बहुत ही बढ़िया सवाल है, ठीक है। 40 सेकंड का समय मिल रहा है कमेंट करने के लिए आपको। तो मार्च 1909 में लागू हुआ, ठीक है। मार्ले इस समय सचिव था, मिंटो इस समय वायसराय था, ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा दोस्तों सांप्रदायिकता के बीज बोए गए। इसमें क्योंकि उस बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य था कि बंगाल की राष्ट्रीयता को, भारत की राष्ट्रीयता को खत्म किया जाए। अब इन्होंने देखा कि भाई इनकी राष्ट्रीयता खत्म नहीं हो रही है, तो इन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, मुसलमानों को अपनी तरफ मिलाते हैं। तो इन्होंने मुसलमानों को अपनी तरफ मिलाने के लिए, ठीक है, हिंदुओं से अलग करने के लिए एक खेल खेला, ठीक है, पृथक निर्वाचन मंडल। तो इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू की गई, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य को नियुक्त करने की व्यवस्था की गई, बिल्कुल ठीक है ये भी, ठीक है। इन्होंने कहा कि भाई अब जो है ऐसा करते हैं कि भारतीयों को थोड़ा बहुत हिस्सा देंगे अब, ठीक है, थोड़ा बहुत अपनी भारतीय गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक सदस्य की नियुक्ति करेंगे। तीसरा, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर देंगे, बिल्कुल ठीक कर दी, ठीक है। चौथा, प्रांतीय विधान परिषदों में पहले की तरह ही सरकारी बहुमत विद्यमान रहा। ये गलत है तो विद्यमान नहीं था, ठीक है। प्रांतीय विधान परिषदों में पहले की तरह ही सरकारी बहुमत विद्यमान नहीं था, उसमें कुछ गैर सरकारी भी आदमी रखे गए थे। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है, बाकी सब ठीक है। आखिरी सवाल, निम्नलिखित में 57 ईस्वी के भारतीय विद्रोह का कारण क्या नहीं था? 57 की क्रांति का कारण नहीं था, क्या नहीं था? फ्रेंड देखो, 57 क्रांति के कोई एक कारण नहीं था, इसमें धार्मिक कारण भी थे, सामाजिक कारण भी थे, राजनीतिक कारण भी थे, ठीक है, शैक्षिक कारण भी थे। और इसमें अगर हम बात करें तात्कालिक कारण, इसमें एनफील्ड राइफलों में जो चर्बी लगे कारतूस थे उनको लगाना तात्कालिक कारण था, ठीक है। तो पहला है, भारतीय सैनिकों को भारत तथा विदेश में काम करना था। ये दोस्तों भारत धार्मिक कारण था, ये धार्मिक, क्योंकि भारतीयों को मानना था
कि अगर विदेश में जाएंगे तो हिंदू धर्म के खिलाफ यह एकदम कह सकते हैं कि भाई खिलाफ होगा, और जो सैनिक विदेश में जाएगा और बाद में वापस आएगा तो उसको अपने गांव से बाहर निकाल दिया जाता था, उसको समाज एक्सेप्ट नहीं करता था क्योंकि उन्होंने धर्म के खिलाफ काम किया है। तो पहला भी ठीक है, ये था। दूसरा, एनफील्ड राइफलों का आरंभ करना ये भी था। भारतीय तथा अंग्रेजी सैनिकों में बहुत असमानता बिल्कुल था, क्योंकि देखो भारतीय जहां 5% थे और अंग्रेज 2% थे, ठीक है, परंतु उनको वेतन उनके अंग्रेजों के मुकाबले बहुत कम मिल रहा था, ठीक है, ये भी था। सभी भारतीयों की औपनिवेशिक युग से छुटकारा पाने की इच्छा ये नहीं था, क्योंकि दोस्तों देखो सभी भारतीयों की ब्रिटिश राज से छुटकारा पाने की इच्छा नहीं थी। ये इच्छा सिर्फ उनकी थी जिनका कोई राजा है, कोई उत्तराधिकारी का अधिकार छीन लिया गया है, उससे राजपाट छीन लिया गया है, या किसान थे या कृषक थे, ठीक है, या धार्मिक लोग थे, बड़े बड़े पुजारी थे, ठीक है, और सैनिक थे, क्योंकि उनको जो है लगा कि भाई हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं ये, चर्बी लगी कारतूसों से। मुसलमानों ने सोचा कि भाई सूअर की चर्बी है इसमें, हिंदू को लगा गाय की चर्बी है। तो देखो उन्होंने कहा कि भाई जो औपनिवेशिक युग है उससे छुटकारा पाने के लिए कुछ लोगों ने, सभी लोगों ने नहीं, क्योंकि देखो जो मध्यम वर्ग था, मध्यम वर्ग उसने साथ नहीं दिया, शिक्षक जो शैक्षिक वर्ग था, शिक्षित वर्ग था, उसने साथ नहीं दिया, मराठा लोगों ने साथ नहीं दिया, मराठा ने साथ नहीं दिया, ठीक है। तो बहुत लोगों ने साथ नहीं दिया, जिसके खिलाफ, जिसके तहत ये जो है असफल रहा। तो भाई ये थी हमारी आज की क्लास। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी? वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।